हेलो फैन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सरस्वती इंग्लिश क्लासेस में। मैं समीर सिंह आज लेकर आया हूं आपके लिए ईवी ल्यूकस यानी एडवर्ड विराल ल्यूकस महोदय के द्वारा लिखा गया एक बेहतरीन एस्से जिसका नाम है टाइट कॉर्नर्स। टाइट कॉर्नर्स क्या है, इसकी बैकग्राउंड क्या है, कब लिखी गई थी, ये पब्लिकेशन कब हुआ था, इसका लिया किस बुक से गया था, ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको नोट्स के माध्यम से यहाँ मिलेंगे। उसके बाद हम चलेंगे, स्टोरी को कवर करेंगे यानी यस्से को कवर करेंगे, इमेज के माध्यम से इसे कहानी के रूप में हम इस यस्से को कंफर्म करेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले नोट्स को कंफर्म करते हैं। टाइटल आपको पता ही चल गया कि ये टाइट कॉर्नर्स है, ऑथर आपको पता है ईवी ल्यूकस महोदय हैं। फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा इनका, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। जॉनरा क्या है इसका, यह ह्यूमरस यस्से या एनेक्डोटल प्रोज, दोनों आप जरूर याद कर लीजिएगा। ह्यूमरस सैटारिकल यस्से के रूप में ये जाना जाता है। ये एनेक्डोट भी है। ये थीम इसका है मेंटल वर्सेस फिजिकल टाइट कॉर्नर्स। मेंटल टाइट कॉर्नर्स और फिजिकल टाइट कॉर्नर्स में क्या अंतर है वो आपको यहाँ मिलेगा। ह्यूमरस इन क्राइसिस मतलब ये वैसी है जैसे आपदा में अवसर ढूंढना, या जैसे गैब्रियल गार्सिया मार्केज महोदय ने, जो एक कोलंबियाई नोबेल प्राइज विनर थे, उन्होंने अपने एक उपन्यास में लिखा हुआ था लव इन द टाइम ऑफ कॉलेरा। तो ऐसा ही कुछ सिचुएशन यहाँ पर भी है। पब्लिकेशन की बात की जाए तो कंफर्म कहीं लिखा नहीं है, ये अर्ली 19th सेंचुरी आप जरूर याद रखिएगा। अर्ली 19th सेंचुरी को हम सिर्का 1910s मान सकते हैं, यानी 1910 के आसपास, कहीं कहीं 1909 भी कहा गया है। तो आप सेफ हैं अर्ली 20th सेंचुरी कह के। कहाँ से लिया गया, ये कलेक्शन है वन डे एंड अनदर में भी लिखा हुआ, द जेंटलेस्ट आर्ट में भी है, और बाकी और भी जो ऐसे ही सिमिलर कलेक्शंस हैं उसमें है। यानी ये निश्चित जो है वो एक कलेक्शन में नहीं है, कई सारे कलेक्शन में है, लेकिन वन डे एंड अनदर में ये फर्स्ट टाइम पब्लिश हुआ ये माना जाता है। सेटिंग क्या है, क्रिस्टी ऑक्शंस हॉल जो कि किंग स्ट्रीट में है लंदन में। ये सीन जरूर याद रखिएगा किस प्लेस के बारे में ये बात कर रहा है। स्टाइल की बात की जाए तो लाइट सैटायर है, फर्स्ट पर्सन नैरेटिव है, यानी इसमें राइटर जो है अपने आप को आई रिप्रेजेंट करेगा, आई के रूप में लिखेगा। सेकंड पर्सन नैरेटिव या थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव का यूज नहीं हुआ है। जो इसका मोरल है वो है मेंटल टाइट कॉर्नर्स कैन बी मोर टेरिफाइंग देन फिजिकल वंस। यानी कि मेंटल टाइट कॉर्नर्स मतलब होता है मानसिक संकट। मानसिक संकट जो होता है वो शारीरिक संकटों से कहीं अधिक कठिन होता है, परेशान कर देने वाला होता है। आप फिजिकली आपके सामने कोई परेशानी है, आप उससे हो सकता है निपट जाओ, पर मेंटली जो होता है ना वो बहुत दुविधा में फंसा देता है। आपको कोई देख भी नहीं रहा होता है कि आप इतने परेशान हो, लेकिन आप जितने परेशान हो वो आप भी समझ सकते हो, मतलब आप बयां नहीं कर सकते हो। फिजिकल में तो कोई आपकी मदद कर सकता है, आप चिल्ला रहे हो, आप रो रहे हो, आप कह रहे हो, सामने आपके जो है वो शेर आ गया, बाघ आ गया, कोई जानवर आ गया, या कोई और परेशानी होगी, आप बंदूक लेकर के या चाकू लेकर के खड़ा है, ऐसी कंडीशन में आप अपने बचाव के लिए चिल्ला सकते हो, दौड़ सकते हो, भाग सकते हो, कोई आपको बचा सकता है। पर इस मेंटल वाले हालात में आपके हालात जो है वो बद से बदतर हो जाते हैं। आप ना ही किसी से कह सकते हो और ना ही खुद सॉल्व कर सकते हो। ऐसे ही कंडीशन में फंसता है आपका लेखक ल्यूकस, और वो इसे ह्यूमरसली लेता है। किस तरीके से वो आप यहाँ इस कहानी में समझोगे। एक स्पेशल नोट आपको देते चलता हूं, यहां ध्यान दीजिएगा। चार्ल्स लैम्ब को ये ईवी ल्यूकस महोदय जो हैं, जो कि क्वैकर फैमिली में पैदा हुए थे, ये भी ध्यान दीजिएगा। मैं ईवी ल्यूकस का बायोग्राफी नहीं बता रहा, क्योंकि बायोग्राफी अलग होता है, ये केवल यस्से के लिए ये वीडियो बना रहा हूं मैं। अगर आपको बायोग्राफी चाहिए होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आप कोशिश करूंगा जल्दी बनाने की। फिलहाल यहाँ मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि चार्ल्स लैम्ब भी आपके सिलेबस में है। तो चार्ल्स लैम्ब, ईवी ल्यूकस से रिलेट करके एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ पर, एक नहीं बल्कि 4-5 क्वेश्चन बन सकते हैं एक लाइन से। ईवी ल्यूकस महोदय जो हैं, जो क्वैकर फैमिली में पैदा हुए थे, जो प्रिंसिपल बायोग्राफर हैं चार्ल्स लैम्ब के, ये जो ग्रीन में आपको दिख रहा है ना, ये कई सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। प्रिंसिपल बायोग्राफर हैं ईवी ल्यूकस महोदय चार्ल्स लैम्ब के, ये क्वेश्चन बनता है। और इन्होंने जो बायोग्राफी लिखा है चार्ल्स लैम्ब का, वो है द लाइफ ऑफ चार्ल्स लैम्ब, और उसमें चार्ल्स लैम्ब के बारे में क्या ल्यूकस महोदय ने बोला है, वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। द मोस्ट लवेबल फिगर इन इंग्लिश लिटरेचर, ये ल्यूकस महोदय के लाइन है, शब्द हैं चार्ल्स लैम्ब के लिए। अब हम चलते हैं इस कहानी को, इस यस्से को इमेज के माध्यम से समझने के लिए, ताकि आपको आसानी से ये यस्से समझ में आ जाए। कभी कभी जिंदगी में हम ऐसी मुश्किलों में फंस जाते हैं जहां न रास्ता दिखता है न सहारा।
ऐसे ही पलों को ईवी ल्यूकस कहते हैं टाइट कॉर्नर्स, यानी मुश्किल मोड़ या मानसिक संकट। इस कहानी में लेखक बताता है कि किस तरह वह एक नीलामी यानी ऑक्शन में फंस जाता है और कैसे किस्मत ने उसकी जान बचाई। कहानी की शुरुआत एक मीटिंग से होती है, जहां कुछ लोग बैठकर अपने जीवन की कठिन और खतरनाक घटनाओं के बारे में चर्चा कर रहे थे। कोई व्यक्ति कह रहा था कि वह ब्रिटनी एक प्लेस है, ब्रिटनी में समुद्र की तेज लहरों में फंस गया था और मुश्किल से जान बची। दूसरा व्यक्ति बता रहा था कि वह हाथी पर सवार था जब एक घायल बाघ ने उस पर हमला कर दिया। वहीं तीसरा व्यक्ति बता रहा है तीसरा व्यक्ति जलते हुए मकान की ऊपरी मंजिल पर फंस गया था। वहीं चौथा व्यक्ति कह रहा है कि युद्ध में टॉर्पीडो से हमला वह झेल चुका है। यानी अपनी अपनी परेशानियां सब लोग बता रहे हैं। इन सब की बातें सुनकर के जो राइटर है वो बोला, तुम सब शारीरिक खतरों की बात कर रहे हो, पर क्या मानसिक संकट यानी मेंटल टाइट कॉर्नर्स ये और कठिन नहीं होता? क्या तुम्हें नहीं लगता कि जो मानसिक संकट होती है वो इस शारीरिक खतरों से ज्यादा कहीं परेशान करने वाली होती है? मेरे जीवन का सबसे बड़ा संकट क्रिस्टीज ऑक्सन हॉल में आया था। अब राइटर इन सब को कहानी सुनाएगा और इन सब को कहानी के माध्यम से वह अपने रीडर्स को, हमें ये कहानी सुनाता है। ध्यान रखिएगा, इस लेसन में मैं राइटर के लिए राइटर, लेखक या मैं शब्द यूज करूंगा। राइटर ने अपनी कहानी बताई। राइटर एक दिन अपने विदेश से आए पुराने मित्र के साथ सेंट जेम्स स्ट्रीट के एक क्लब में दोपहर का भोजन कर रहा था। भोजन के बाद उसका मित्र बोला, चलो पास ही किंग स्ट्रीट पर एक जगह है, क्रिस्टीज नीलामी घर यानी क्रिस्टीज ऑक्शन हॉल, वहां चल करके थोड़ा समय बिताते हैं और फिर हम चलेंगे आगे। वे दोनों वहां पहुंचते हैं। भीतर बहुत भीड़ थी। नीलामी में बारबीजॉन स्कूल के चित्र बिक रहे थे। बारबीजॉन स्कूल के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। बारबीजॉन स्कूल 19th सेंचुरी फ्रेंच चित्रकारों यानी आर्टिस्ट जैसे डॉर्बिनी के उस समूह को कहा गया है जिन्होंने शांत और रियलिस्टिक कंट्री लैंडस्केप यानी यथार्थवादी ग्रामीण दृश्यों को चित्रित किया था। उनकी महंगी पेंटिंग्स इस क्रिस्टीज की नीलामी में बिक रही थी और यही इस यस्से की बैकग्राउंड बनती है और लेखक के ह्यूमरस क्राइसिस यानी फनी सिचुएशन का कारण भी बनती है। तो बारबीजोन स्कूल के चित्र बिक रहे थे जिसमें छोटे छोटे जंगलों के दृश्य, तालाब, चरवाहों के चित्र, लेकिन उनकी कीमतें 2 से 3 हजार गिनी तक पहुंच रही थी। लेखक कहता है, मैं आर्ट का जानकार नहीं था, नहीं मेरे पास पैसे थे, मेरे बैंक में केवल 63 पाउंड थे। पाउंड जो है ये करेंसी है इंग्लैंड की, पाउंड स्टर्लिंग जिसे कहते हैं। तो राइटर कहता है कि मेरे बैंक में केवल 63 पाउंड थे और मेरे पास कोई जमानत या संपत्ति भी नहीं थी कि मैं यहां आकर के नीलामी में भाग ले सकूं। अगर हम आज के इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो लगभग 6600 रुपए, 6600 रुपी उस समय उसके बैंक में थे। ये ब्रिटिश करेंसी सिस्टम है जिसमें पाउंड सबसे बड़ी करेंसी है, फार्दिंग सबसे छोटी करेंसी है। हालांकि गिन्नी जो है ये पाउंड से भी बड़ी है, पर गिन्नी अब यूज में नहीं आती है। गिन्नी ओल्ड ब्रिटिश यूनिट मानी जाती है। अगर बात की जाए इंडियन करेंसी में कितनी होगी तो एक पाउंड लगभग 105 या 110 रुपए के बराबर होगी और गिन्नी 110 और 115। गिन्नी का यूज डॉक्टर्स, लॉयर्स और आर्ट के ऑक्शन में इसका यूज होता था। फिलहाल अब ये करेंसी यूज में नहीं है। मेरे ये करेंसी बताने का मकसद सिर्फ एक है कि इस यस्से में आपको पाउंड बताया जाएगा, गिन्नी बताई जाएगी, पेनी भी आएगा, फार्दिंग भी आएगा। बस मेरा कहने का मतलब है कि फार्दिंग सबसे छोटी करेंसी है। एक फार्दिंग लगभग जो है वो 25 पैसे के बराबर होती है। तो जब भी आपको ये सारी करेंसीज मैं स्टोरी में सुनाऊं, आपको समझ में ना आए तो आप इस चार्ट को एक बार बैक करके आप देख लीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। चलते हैं कहानी में। जैसा कि आपको पता है कि राइटर बोलता है कि उसके पास पैसे नहीं है और बैंक में केवल 63 पाउंड है जो लगभग इंडियन रुपी के 6600 के आसपास होगा। फिर भी मजाक में राइटर ने बोली लगानी शुरू कर दी। जब उसने यह किया तो उसका मित्र हंसते हुए बोला, तुम फंस जाओगे,
लेखक आत्मविश्वास से बोला, नहीं, मैं कोई जोखिम नहीं लूंगा। कुछ देर तक उसने सचमुच कोई खतरा नहीं उठाया। वह सिर्फ उन छोटी बोलियों में हिस्सा ले रहा था जो 50 या 100 गिननी से शुरू होती थी। फिर एक नई पेंटिंग नीलामी में रखी गई। एक लाल चेहरे वाला व्यापारी जो पहले भी कई पेंटिंग्स की बोली लगा करके उन्हें खरीद चुका था, अचानक बहुत ऊंची बोली लगाता है। 4000 गिन्नी, ऐसा वो लगाता है उस पेंटिंग के दाम के रूप में। 4000 गिन्नी। सारा हॉल जो है वो हैरान रह गया। बिना सोचे समझे लेखक के मुंह से निकल गया, और 50, यानी 4050 गिनी बोल देता है लेखक उस पेंटिंग के दाम के रूप में। अब सबकी निगाहें उस व्यापारी से होकर के उस व्यक्ति पर पड़ी जो लेखक है। ऑक्शनर यानी नीलामीकर्ता ने इधर उधर देखा, लेकिन वह व्यापारी फिर बोली नहीं लगाता है, क्योंकि वह बोली लगाने के लास्ट लिमिट तक पहुंच चुका था। और उसने 4000 इसलिए बोला था क्योंकि उसे पता था इससे ज्यादा कोई भी इसका दाम नहीं लगाएगा। कुछ क्षणों की भयावह चुप्पी के बाद हथौड़ा गिरा। पेंटिंग लेखक के नाम बिक गई। अब लेखक पेंटिंग का मालिक था, जिसकी कीमत 4050 गिनी थी, और जेब में केवल 63 पाउंड। लेखक के हाथ पैर फूल गए। उसका मित्र कहीं नहीं दिखा। बाद में पता चला वह जोर से हंसने के लिए हॉल से बाहर चला गया था। लेखक ने किसी तरह खुद को संभालते हुए अपने विजिटिंग कार्ड नीलामी के क्लर्क को सौंप दिया, ताकि लोग उसे कोई अमीर आदमी समझे। फिर वह सोचने लगा, अब क्या करूं? किससे उधार लूं? क्या किसी धनिक रिश्तेदार से मदद मांगूं, या फिर सच बोल दूं कि गलती से बोली लग गई? लेकिन मैं डर गया, क्योंकि क्रिस्टीज के अधिकारी बहुत गंभीर और सख्त थे। उसे लगा कि अगर वो ये बोलेगा तो कहीं पुलिस से उसे पकड़वा ना दे जालसाजी के केस में। वह सोचने लगा, अगर मैं कहूं भी कि गलती से बोली लग गई तो कोई विश्वास नहीं करेगा। यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा टाइट कॉर्नर था। यह एक ऐसा मानसिक संकट जिससे निकलने का उसके पास कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। नीलामी समाप्त हुई। लोग चेक लिख रहे थे, और राइटर बेचैन होकर के कोने में खड़ा था। तभी एक आदमी हरे रंग का एप्रन पहने हुए धीरे से उसके पास आया और बोला, माफ कीजिए सर, क्या आप वही हैं जिन्होंने डॉर्बिनी की बड़ी पेंटिंग खरीदी है? राइटर बोला, हाँ, मैंने ही खरीदी है। नौकर बोला, यानी वो व्यक्ति नौकर था। उसने बोला, जिस सज्जन ने 4000 गिनी की बोली लगाई थी, यानी वो उस व्यापारी का नौकर था जो व्यापारी 4000 का लास्ट बोली लगाया था। उसने बोला कि जिस सज्जन ने 4000 गिन्नी की बोली लगाई थी, वे पूछ रहे हैं कि क्या आप 50 गिन्नी में अपनी बोली उन्हें देंगे, यानी क्या आप 50 गिन्नी एक्स्ट्रा ले लेकर आप ये डार्बिनी की पेंटिंग उन्हें दे देंगे? लेखक तो खुशी से उछल पड़ा। वह मन ही मन बोला, 50 गिनी? अरे मैं तो 50 फार्दिंग, जो मैंने आपको बोला कि सबसे छोटी करेंसी है, मैं तो 50 फार्दिंग पा जाऊं तब भी तैयार हूं, और कुछ ना मिले तब भी तैयार हूं, क्योंकि मैं तो बचना चाहता हूं इससे। लेकिन वो ये खुशी उसे दिखाता नहीं है, हालांकि यहां पर दिख गया है। लेकिन उसी क्षण उसके भीतर की बुद्धिमानी और चतुराई जाग उठी। उसने कहा, 50 गिनी? क्या ये अंतिम पेशकश है? उसने कहा, नहीं, मैं तो 50 में नहीं मानने वाला, 100 गिनी से कम नहीं लूंगा मैं। नौकर बोला, ठीक है, मैं पूछ करके आता हूं अपने मालिक से। कुछ देर बाद जवाब आया, ठीक है, आप 100 गिनी ले लीजिए मुझसे। अब उसका संकट न केवल समाप्त हो गया, बल्कि वह लाभ में है। जब वो अपने मित्र से मिला तो दोनों जोर से हंसने लगे। यह है ह्यूमरस इन क्राइसिस, यानी कि लव इन कॉलेरा। मित्र राइटर से बोलता है, अगर मैं न होता तो तुम क्रिस्टीज में आते ही नहीं, क्योंकि मैं ही तो लेकर के आया हूं तुम्हें। लेखक ने मुस्कुरा कर कहा, मैं यह कभी नहीं भूलूंगा कि तुम मुझे लेकर के गए। न तुम्हारी हंसी भूलूंगा और न मेरी मूर्खता भूलूंगा। दोनों मेरे दिल पर आग के अक्षरों में लिखी हुई है। मेरे बाल तो सफेद नहीं हो गए ना? ऐसा वो सैटारिकल बोलता है, क्योंकि जैसे लोग कहते हैं कि मैंने अपने बाल धूप में नहीं सुखाए हैं, तो ये बोलता है मेरे बाल तो सफेद तो नहीं हो गए ना, कि कहीं मैं ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो गया हूं।
कंक्लूजन के तौर पर अगर कहा जाए तो कभी-कभी जिंदगी में हम ऐसे ही मुश्किलों में फंस जाते हैं, जहां न रास्ता दिखता है न सहारा। इस कहानी में लेखक बताता है कि किस तरह वह एक नीलामी में फंस गया और कैसे किस्मत ने उसकी जान बचाई और उसके बाद उसने अपनी दिमाग लगाई और किस्मत और दिमाग ने उसके ऊपर लगा ये संकट, ये ग्रहण, ये मुश्किल संकट भरा मानसिक तनाव खत्म किया। तो मानसिक संकट से बचने का जो असली तरीका है वो राइटर के लिए संयम, समझदारी और थोड़ा सा भाग्य है। तो ये कहानी खत्म होती है, ये यस से खत्म होता है। आशा है आपको ये यस से समझ में आया होगा। कोई परेशानी होगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।